तो हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे विजडम अकेडमी में। आज आपके लिए विजडम अकेडमी की तरफ से हम क्लास 9 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से मैटर होते हैं वो हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, ये भी हमें डिस्कस करना है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, उसको भी डिस्कस करना है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, का कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर में इफ चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट है एवोपोरेशन क्या होता है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टेट ऑफ मैटर बताइए और उनके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कीजिए। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं मैटर कैन बी क्लासीफाई एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इट्स मीन्स मैटर को हम एज ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, कि उनके पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स होता है और उन पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मैटर होता है उसको हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और फॉर्म आती हैं दोस्तों, एक आती है प्लाज्मा, एक होती है बोफ-आइंस्टाइन। तो अभी हम बस वही बेसिक समझेंगे कि हमारे जो मैटर है उसको हमने तीन पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These three forms of matter are inconvertible by increasing, decreasing pressure and temperature। तो ये तीनों फॉर्म्स ऑफ मैटर होती है, इनको हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा के या कम करके इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो आइस होती है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसे हम हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसका और ज़्यादा अगर 100 डिग्री से ऊपर लेके जाएंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आइस है क्या, सॉलिड में है, उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड को हमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हमने टेम्परेचर चेंज करने से उसकी स्टेट ऑफ मैटर को हमने तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। तो इसी तरीके से हमें समझना है। तो पहले बात करते हैं इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि हमारा जो सॉलिड है, जो लिक्विड है और गैस है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, तो उसका होता है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। यानी उसका शेप जो होता है वो भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड होता है नो फिक्स शेप बट हैज़ वॉल्यूम। लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन जो गैस होता है उसका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो शेप और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। तो एनर्जी की बात करें तो कि सॉलिड के अंदर लोएस्ट एनर्जी होती है, लिक्विड के अंदर मीडियम एनर्जी होती है और गैस के अंदर हाईएस्ट एनर्जी होती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में हम बात करें तो जो हमारा सॉलिड है उसको कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लिक्विड को कुछ हद तक हम कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो गैस होती है उसको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीनों पॉइंट क्या है कि जो हमारी सॉलिड होता है उसको कंप्रेस करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन लिक्विड को कुछ हद तक हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को हम काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, यानी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है उसका कैसा होता है। तो सॉलिड के अंदर रेगुलर और क्लोजली पैक अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। लिक्विड के अंदर
रैंडम एंड लिटल स्पार्सली अरेंजमेंट होता है। मतलब सपोज कीजिए ये हमारे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल सॉलिड के हैं, सॉलिड के बहुत पास पास है, एक दूसरे से बहुत पास है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे थोड़ा दूर डिस्टेंस पर होंगे, और गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। तो दोनों का दिखाई दे होगा, ये तो हमारा लिक्विड का, ये हमारा सॉलिड का है, और ये हमारा गैस के पार्टिकल अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सॉलिड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज अरेंजमेंट होता है, लिक्विड का थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं पार्टिकल एज कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेस होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। तो सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकते, कैनॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सरफेस के ऊपर ही फ्लो कर सकती हैं। फ्लो फ्रॉम हाई टू लो लेवल, मतलब एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ही फ्लो करती हैं। और जो गैसेस होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, वो आसानी से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं उसके पार्टिकल। मूवमेंट की बात करते हैं, उनके जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, तो सॉलिड में तो नेग्लिजिबल होता है, और जो लिक्विड होता है वो डिपेंड करता है उनके इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन पे। और जो गैसेस होते हैं वो तो बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, फ्री होते हैं, कांस्टेंट रैंडमली एक दूसरे से अवे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस कितना होता है, तो जैसे कि मैंने बताया इनके बीच में आपस में जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है, बहुत कम, एकदम क्लोज पैक होते हैं। लेकिन इंटर पार्टिकल स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में हम बात करेंगे लिक्विड में कितना होता है, तो उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस का बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से। अभी इसको मैं डायग्राम दिखा के आपको समझाऊंगा और अच्छे से। नेक्स्ट है डेंसिटी कितनी होती है, तो सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड की डेंसिटी मिनिमम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होता है, तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, और लिक्विड का डिफ्यूजन इट डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन। और जो सॉलिड जो गैसेस होते हैं उनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मैक्सिमम होता है। अभी हम आगे डिफ्यूजन को भी, ये डिफ्यूजन जो टर्म है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिखा रखा है, देखो फिगर देख के पता गया कि यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो आपस में कितने ज़्यादा क्लोज है, कितने ज़्यादा पास में है, और लिक्विड का थोड़ा दूर डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और लिक्विड के और भी ज़्यादा मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो उसको हम क्लोज कंटेनर के अंदर रखना होता है सॉलिड को, इसलिए क्योंकि वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर वो क्लोज कंटेनर में नहीं होंगे तो वो हवा में पास हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड लिक्विड गैस का पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है इन तीनों डायग्राम को देख के। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब आता है हमारा एवोपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एवोपोरेशन क्या होता है, द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स in liquid state undergoes spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation। मतलब कि जब लिक्विड कॉन्टिन्यूसली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। जो हमारी एयर कंडीशनर होती है उसमें बहुत यूज़ किया जाता है प्रोसेस एवापोरेशन। फॉर एग्जाम्पल gradual drying the lamp cloth is caused by the evaporation of water to water vapor। तो जैसे कि हमें भीगे हुए जो कपड़े होते हैं उनको जो सुखाना होता है, तो वहाँ पे कौन सा जो उसके अंदर से पानी जो ऑटोमेटिक सूख जाता है, तो वो क्या होता है, गैसेस के फॉर्म में पानी उसमें सूख जाता है, तो वो एक एवापोरेशन प्रोसेस है। क्योंकि वहाँ पे कोई हमने उसको हीट तो नहीं दिया, वहाँ पे हमने उसको एक टेम्परेचर मतलब बॉइल तो नहीं किया उसको, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वो जो लिक्विड पार्टिकल है वो एवोपरेट हो गए, यानी वेपर फेस में कन्वर्ट हो गए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपोरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एवोपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि एवोपोरेशन क्या होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एवोपोरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच लिक्विड अंडरगोज स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन गैसेस फेज, मतलब कि जो लिक्विड होता है वो लगातार गैसेस फॉर्म में चेंज होते रहता है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले ही वो गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपोरेशन। ठीक है, और इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फैक्टर्स क्या होते हैं एवोपोरेशन के, मतलब कि किन किन फैक्टर से एवोपोरेशन कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से उसका एवोपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ एवोपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट देखा है सरफेस एरिया, द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें तो उसका एवोपोरेशन भी फास्ट होगा, तेजी से होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हवा के अंदर जो जितना ज़्यादा वाटर पार्टिकल होगा तो उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स अगर हवा के अंदर वाटर पार्टिकल होंगे तो वो जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी हवा में तो वहाँ पे रेट ऑफ एवोपोरेशन बहुत कम होता है, स्लो होता है। नेक्स्ट है वाइंड स्पीड, द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज द वाइंड स्पीड। जितनी ज़्यादा तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से भी एवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है, रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कूलिंग ड्यू टू एवोपोरेशन। ड्यूरिंग एवोपोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व energy from the surrounding to overcome the interparticular forces of attraction and undergo the phase change. This absorption of heat from the surrounding makes the surrounding cool. सपोज कीजिए ये हमारे लिक्विड का एक पार्टिकल है और इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर पार्टिकल है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे ये लिक्विड का पार्टिकल है वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी को, हीट को ऑब्जर्व करता है। जब ये हीट को ऑब्जर्व करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेस में। तो वेपर फेस में कन्वर्ट होगा तो इसके सराउंडिंग से तो जो हीट एनर्जी है वो तो कम हो गई ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है कि इसके आसपास कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम स्वेटिंग, जब हमें पसीना आता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, कूल डाउन भी होती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मेटल। तो दोस्तों फिजिकल नेचर ऑफ मेटल कितने टाइप के होते हैं। ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट एक्सपेक्ट ऑफ द मेटल दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर ऑफ कंपोजिशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल परसेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी। यानी फिजिकल नेचर ऑफ मेटल, यानी जो मेटल है वो दिखता कैसा, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका टेक्सचर क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, उसकी मास क्या, मतलब फिजिकली वो कैसा अपीयर होता है, किस तरीके से वो दिखाई देता है, या उसको जो हम उसकी टेक्सचर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। इन सब चीज़ों को हम कहते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहला बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मेटल। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसमें मेटल। मेटल क्या है, मेटल इज एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। तो मेटल एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ मास होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कहते हैं मेटल। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट और स्मेल इज ए मेटल। तो हर चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो क्या होती है, मेटल होती है। इट इज़ मेड ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। ये जितने भी मेटल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक एक पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है दोस्तों अब इसमें, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज इन्फ्लुएंस इट स्टेट एंड प्रॉपर्टीज
तो इसकी फिजिकल और केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और इसकी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो जितने भी पार्टिकल हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो सपोज कीजिए पार्टिकल है हमारे, तो हर पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ चाहे कम हो या ज़्यादा हो स्पेस होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी of a substance in a other substance. For example, an oil on dissolving sugar in water, there is no rise in water level because the particle of sugar get into the particle space between the water particle. तो जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो उससे पानी का लेवल क्या होता है, वो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि जो शुगर है वो पानी के जो पार्टिकल की जो स्पेस है उसी के बीच में वो इंटर पार्टिकल यानी कि एक फंस जाते हैं एक तरीके से उसके अंदर, हम कह सकते हैं। समझ में आ गया। ऑन डिवॉल्विंग शुगर इन वाटर देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल बिकॉज द पार्टिकल ऑफ शुगर गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल। इट्स मीन जब हम चीनी या शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर पानी का लेवल नहीं इंक्रीज होता, क्योंकि जो शुगर के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होते हैं वाटर के उसके बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जितने भी हैं उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली मोशन होता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर शो कॉन्टिन्यूस रैंडम मूवमेंट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी दे प्रोसेस, जिसकी वजह से हर उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सपोज कीजिए पार्टिकल ऑफ मैटर है तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूसली एक मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो हैं लगातार कॉन्टिन्यूस काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करते हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। राइज इन टेम्परेचर, जैसे हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे को मूव होते हैं, जिसकी जब ये मूव होंगे वाइब्रेट होंगे तो ये पार्टिकल धीरे धीरे एक दूसरे से अवे होते हैं और इनका जो स्टेट ऑफ मैटर वो कन्वर्ट होना या चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड में है, अगर जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल दूर होना स्टार्ट करेंगे, जब पार्टिकल दूर होना स्टार्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और ज़्यादा जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल और भी ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे होगा आपको समझ में। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जितने भी हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टू ब्रेक ए सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू अनदर। तो यानी कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को खींचते भी हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक एक्सटर्नल एनर्जी भी देनी पड़ती है, तभी जाके वो टूटते हैं। तो जैसे कि सॉलिड है, अगर सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर मुझे एक, क्योंकि वो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है यानी अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर अट्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती तो वो उसको हम आसानी से किसी भी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी हीट की फॉर्म में, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा मैं एनर्जी दूंगा तो वो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखा दोस्तों, डिफ्यूजन। व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन विच ईच अदर द फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब पार्टिकल ऑफ मैटर अपने आप इंटरमिक्स हो जाएं, तो एक दूसरे में पार्टिकल क्या हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। जब पानी के अंदर हम इंक डाल देते हैं तो वो इंक क्या होता है, ऑटोमेटिक पूरा पानी में मिक्स हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन का। ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो डिफ्यूजन के दौरान जो पार्टिकल, जैसे हमने इंक डाला तो इंक का जो पार्टिकल है वो लिक्विड या पानी के जो पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वहाँ पे वो फिक्स हो जाएंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे अगर हम लिक्विड का या किसी भी पार्टिकल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं
तो उसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी तो डिफ्यूजन प्रोसेस तेज हो जाएगा और वो तेजी से जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएंगे या उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने से फास्ट होता है, तेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, डेफिनेटली। तो जैसे कि हमें पता है, अगर हम इंक्रीजिंग द प्रेशर या टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, या प्रेशर कम कर दें या टेम्परेचर कम कर दें, तो उसके जो पार्टिकल का स्टेट ऑफ मैटर है वो स्टेट उसका चेंज हो सकता है आसानी से। तो हम पढ़ते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट। जब हम चेंज ऑफ टेम्परेचर करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? तो दोस्तों इसी मैंने बताया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीज एंड दे बिगन टू वाइब्रेट विद द हाई एनर्जी। तो सपोज कीजिए ये पार्टिकल है अभी सॉलिड स्टेट में, जैसे ही मैंने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो इनके बीच में एनर्जी आएगी और ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट कर देंगे। जब ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो सॉलिड स्टेट है वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूस, जिसकी वजह से जो पार्टिकल के बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और पार्टिकल एक दूसरे से डिटेच हो जाएंगे, यानी कि दूर दूर हो जाएंगे और बिगिन टू मूव फ्रीली, और एक दूसरे से दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर बिगिन टू चेंज, और स्टेट ऑफ मैटर जो होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कम कर देंगे तो वापस से वो गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो वापस से लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, सॉलिड्स अंडरगो ए फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में जाता है, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर एक दोस्तों, एक स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार डिफाइन करने को आ जाता है और आपसे पूछा भी जाता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, दोनों चीज़ पूछी जा सकती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिस पे कोई भी मेटल मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो ये दिखा हुआ भी यहाँ पे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट मेल्टिंग पॉइंट टू फेसेस, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट होता है तो जो हमारा सब्सटेंस है वो दोनों फेस में लेता है, लिक्विड में भी होगा और धीरे धीरे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना भी स्टार्ट कर जाएगा। तो यानी कि सॉलिड फेस में भी होता है, लिक्विड फेस में भी होता है। एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो इस पॉइंट पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। कब? मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मैंने बताया, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर फेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं सिंपल से कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो लिक्विड वेपर फेस में चेंज होना स्टार्ट कर जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि लिक्विड जो है वो जिस टेम्परेचर पर वेपर फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उस पर वही टेम्परेचर रहेगा, लेकिन वो जो लिक्विड पार्टिकल हैं वो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे होगा समझ में आपको। नेक्स्ट दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले तो बात करता हूँ लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है या वो टेम्परेचर, वो एनर्जी होती है गिवन करने पे जो जिस पे कोई भी सब्सटेंस अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर जाए, ना कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेटेंट हीट वो हीट है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपना फेस तो चेंज करता है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे बात हुई है फ्यूजन की, तो दो चीज़ ध्यान रखनी है। फ्यूजन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो इसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल होंगे वो टूटेंगे। जब सॉलिड के पार्टिकल टूटेंगे तो वो किस में चेंज होंगे, वो लिक्विड में चेंज होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके अंदर क्या होगा था, 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड के अंदर, इसके अंदर क्या होगा 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस फॉर्म में। तो वही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड वेपर फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो लेटेंट हीट वही होता है। लेटेंट जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर सिंपल सी बात है, तो हॉटनेस मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो जितना उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होता है इसमें। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। लास्ट पॉइंट है हमारा सब्लिमेशन, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फेज। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा सॉलिड है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारा गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना चेंज हुए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि यहाँ पे एक ये डायग्राम बना है, इसके अंदर सब्लिमेशन प्रोसेस ही हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक लास्ट में एक डायग्राम दे रखा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जब कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड से वापिस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही चीज़ जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जब कोई लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं हम एवेपोरेशन। जब गैस वापिस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। उसके लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। और जब गैस से लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड करना होता है तो उस केस में हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से इसको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बताया था स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। तो दोस्तों आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं इसमें, 3 टाइप की स्टेट ऑफ मैटर में पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसको हमने क्लासीफाई किया है इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब जो मैटर है उसके अंदर किस टाइप का इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके बेसिस पे हमने मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, इनके बीच में डिफरेंस आपको याद करना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उसके अंदर वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैस के अंदर ना तो उसका शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। एनर्जी की बात करें तो सॉलिड के अंदर लोवेस्ट एनर्जी होती है,
लिक्विड के अंदर मीडियम होती है और हाईएस्ट एनर्जी हमारी गैसेस के अंदर होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लिक्विड को कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन तब भी बहुत डिफिकल्ट है उसको भी कंप्रेस कर, लेकिन गैसेस को बहुत ईजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं। अरेंजमेंट की बात करें, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है तो उनका क्लोजली पैक होता है, लेकिन जो लिक्विड का होता है उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैसेस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बाद। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड तो एक फ्लो कर ही नहीं सकता, लेकिन लिक्विड जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो कर सकता है, और जो गैसेस होते हैं वो तो और डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मूवमेंट की बात करें तो जब वो फ्लो ही नहीं करेगा सॉलिड तो उसके अंदर मूवमेंट नेग्लिजिबल होता है, और लिक्विड के अंदर डिपेंड करता है इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कितना उसके अंदर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है। जैसे सपोज कीजिए शहद है तो शहद के अंदर मूवमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू पानी में ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है। और जो गैसेस होते हैं वो तो फ्री मूव कर सकते हैं आसानी से, इनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस वेरी लेस होता है सॉलिड के अंदर, और लिक्विड में गैस से ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में इन दोनों से ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस गैस में होता है। इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन की बात करें, क्योंकि वो क्लोज पैक होते हैं, यानी उनके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर मैक्सिमम होता है, और लिक्विड में मीडियम होता है, और गैसेस के अंदर मिनिमम होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर मूव करते हैं। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है, और सबसे कम हमारी गैसेस के अंदर होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो नेग्लिजिबल होता है, उसके अंदर इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है लिक्विड के अंदर, और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल का डायग्राम समझाते हैं, एवोपोरेशन मैंने समझा दिया। एवोपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट कर जाती है विदाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो हमारा लिक्विड है वो गैस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवोपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो भी एवोपोरेशन हमारा इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से एवोपोरेशन कम होता है, वाइंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से एवोपोरेशन ज़्यादा होता है। तो ये फैक्टर याद करने। और मैंने बताया था जब एवोपोरेशन होता है तो उसका सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज कीजिए कोई वाटर पार्टिकल है, जब वो सराउंडिंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके सराउंडिंग की एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिजिकल नेचर हमने मैटर के पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो ये कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलर, उसका ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मतलब जिसको हम टच कर सकें, फील कर सकें, कलर देख सकें, डेंसिटी पता हो, वो हमारे सब क्या हैं, मैटर होते हैं। नेक्स्ट, मैटर होता है क्या है? मैटर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसका खुद का कुछ मास हो और एक स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई करता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हेयर, टेस्ट, ऑल्सो स्मेल इज मैटर। तो जो इस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो क्या होता है, हमें मैटर होता है। तो मैटर जो होता है बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम अपनी नेक आई से, खुली हुई आंखों से मतलब नहीं देख सकते, इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख ही सकते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तभी वहाँ पे क्या होता है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके पार्टिकल का उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो उनका जो मोशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और पार्टिकल मैटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। सॉलिड के अंदर जो होते हैं, सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड के अंदर कम होता है, गैसेस के अंदर और कम होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन विद ईच अदर, जब पार्टिकल मैटर के आपस में अपने आप मिक्स हो जाएं तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे कि पानी के अंदर जब हम इंक डाल देते हैं तो पानी के अंदर जो इंक होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो वो एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड का एक तो
लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे बताया जितने भी लिक्विड है या वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मैं इंक डालूंगा तो इंक क्या करेगा, वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे जाके उसको एक्यूपाई करके वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता इतना। मेटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, रेस कर सकता है। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से हम किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं हीट कर दूंगा तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको और ज़्यादा हीट कर दूंगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से उसको अगर मैं कूल्ड कर दूंगा तो वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा ठंडा कर दूंगा तो उसको मैं सॉलिड में वापस में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब आइस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आइस एक ऐसा मेटर है जो तीनों फॉर्म में आसानी से अवेलेबल हो सकता है। वो सॉलिड में आइस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैसेस में भी जब एवोपरेट हो जाता है तो गैसेस फॉर्म में भी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए तो उस टेम्परेचर पे उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाया जाता है एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, जो भी सब्सटेंसेस सिर्फ अपना फेस चेंज करते हैं उनके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर फेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेटेंट हीट मैंने बताया था, एक आता है, इसमें दो टाइप की हीट होती है। हीट इज़ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितनी हॉटनेस है या कोल्डनेस है वो डिफाइन करता है हमारा हीट। ठीक है, और हीट क्या एक एनर्जी होती है, तो हीट भी दो टाइप से हमने डिवाइड कर रखी है। लेटेंट हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर जाए, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। मतलब लेटेंट हीट वो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर देता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और सेंसिबल हीट भी आती है। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जिसको हम सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट फेस। वहाँ पे फेस चेंज नहीं होता है, लेकिन जो सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। सब्लिमेशन बता दिया। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसेस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। फिर हमने एवोपोरेशन पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज की चैप्टर में हम पूरा सब डिस्कस कर चुके हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से। इसके नेक्स्ट अगर इसको नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करने पे आपको इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप कि यू गेट इट वेरी इजी वे। आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मैटर होता है हमारे सराउंडिंग में वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें वीडियो को लाइक एंड